तो आज हम बच्चों ये इसको क्या करेंगे, फिर आगे हम रिफ्रैक्शन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, आज मैं रिफ्रैक्शन शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं। तो पहले बता दे रहा हूँ, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है अभी जो प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना, जल्दी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए। तो क्या है, रिफ्रैक्शन की बात कर लूं मैं तो क्या है, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं हम लोग। स्नेल्स लॉ क्या करता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, है ना, जो हमारे पास इंटरफेस पर होता है, हमारा सारा पॉइंट क्या करता है, ऑफ द इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक इंटरफेस ले लो, ठीक है बच्चे, एक क्या ले लो, इंटरफेस ले लो, ये रहा इंटरफेस, ये परपेंडिकुलर डाल दो जिसको नॉर्मल कहते हो, लाइट रे आई ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये कौन सा रे हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये कौन सा है हमारा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये क्या चीज है हमारे लिए, नॉर्मल। तो ये सबके सब कहाँ है, एक ही प्लेन के अंदर है। ये पॉइंट बोल रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, वो सब एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं, सारा एक ही प्लेन के अंदर आ रहा है। The ratio of the sin I angle of the incidence and the sine of the angle of the refraction is a constant for the given pair of the media and the color। यानी कि आपको पता ही है कि mu is equals to क्या हो जाता है हमारा, जैसे sin I अपॉन में sin R, sin I अपॉन में sin R। ये जो mu होता है that is what we called refractive index। refractive index और ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, किसी मीडिया के लिए, किसी पेयर के लिए कांस्टेंट रहता है। तो दो लॉ है, सबको याद होंगे, सिंपल से लॉ है। आगे चलो, है ना, मूव ऑन करो फटाफट, सबको पता ही है। अब जरा देखो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, आपको पता होगा, ये नॉर्मल बनाया मैंने यहाँ पर, ये इंटरफेस है, डेंसर ऊपर है, ध्यान रखना, डेंसर बना रखा है ऊपर, डेंसर से कहाँ बनाया, रेयरर के अंदर बनाया, तो कहाँ जा रही है, नॉर्मल से थोड़ा अवे जा रही है, ठीक है, नॉर्मल से अवे जा रही है। और अब देख सकते हो यहाँ पर रेयरर से कहां बना रहा हूं, डेंसर में बना रहा हूं, रेयर से डेंसर, तो लाइट कहां आ रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल आती है ना। तो ये कहां है, रेयरर टू डेंसर, तो लाइट किधर से मूव कर रही है बताओ, लाइट बेंड टुवर्ड्स, है ना, लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और इसमें कहां जा रही है लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कौन सी लाइट, रिफ्रैक्टेड वाली, ठीक है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स, ये बेंड अवे, ठीक है ना, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है भाई। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बात है, सबको पता होती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, आगे देखो, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, साइन आई अपॉन क्या हो जाता है, साइन आर हो जाता है। ऐसे करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हो। अगर हम लोग वैसे बोले तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कह लो या वैक्यूम कह लो, और अपॉन में क्या हो जाता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कह लो, ठीक है। मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये सबको पता रहता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सी बाई वी करके फॉर्मूला रहता है हमारा। अच्छा ठीक है, ये बात तो हमको सबको पता चली कि भाई ये वाली चीज होती है, ठीक है। यहां पर ना मैं जो कह रहा होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हमारे पास रहती है, ये तो ठीक है, एक ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो जाता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने कहते हैं ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी दो मीडियम का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, रिलेटिव। और लाइट के रिस्पेक्ट में करोगे, यानी एयर के रिस्पेक्ट में करोगे, इसको एब्सोल्यूट कह देते हैं। कोई बोल दे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दे, तो यानी कि म्यू ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कह दे, है ना, एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कह दे, तो हम लोग इसको एब्सोल्यूट बोल देते हैं। ये याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की वैल्यू हमेशा 1 कंसीडर करी जाती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट रहता है, कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, सबको पता है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये।
यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, ठीक है सर। यूनिटलेस क्वांटिटी है, साथ में याद रखना अगर किसी का म्यू ज्यादा होता है तो उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये वाली चीजें आपको पता रहनी चाहिए किस तरीके से काम करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात बता देना चाहता हूं आपको, जैसे म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी तो है, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी तो है। इसको मैं थोड़ा और ओपन कर सकता हूं, है ना, स्पीड इसको खोल सकता हूं, यानी फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ इन एयर हो गया, ये एयर कह लो, और ये फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा इन किस में हो गया हमारा, ये मीडियम हो गया। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी हटा दो, म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ एयर अपॉन में लैम्डा ऑफ मीडियम, भी ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में रहता है, ये वाला एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अच्छा एक और बात बता दो यहां पर, इस बात से इस नोट पे एक और बात समझ लेना, क्या कि फ्रीक्वेंसी इज ओनली क्वांटिटी, क्वांटिटी which remains unchanged, remains unchanged during refraction, during रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के टाइम में ना फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे मैटर करती है, सोर्स इस पर डिपेंड नहीं करती कि भाई अंदर जाके चेंज जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी सब चीजें वेवलेंथ बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी, है ना, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। तो इसलिए याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती, और हमारा ये फॉर्मूला करके रहता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना, सी का फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू में, ये हमारा मीडियम का हो गया, एयर का हो गया। तो ये एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये आगे भी आप काम आएंगे न्यूमेरिकल में। हाँ भाई, रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब के थ्रू करा देता हूँ आपको, है ना, एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, दिमाग में रहेगा, बड़ा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ग्लास स्लैब ले लिया भाई मैंने, इस ग्लास स्लैब के ऊपर मैंने क्या कर लिया भाई, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो जी, ये रहा आपका नॉर्मल, ठीक है। लाइट ले आओ भाई, लाइट ले आओ, लाइट ले आओ, लाइट ले आओ, ये लो जी, लाइट ले आए, लाइट ले आए, ये नॉर्मल है भाई, नॉर्मल। ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये क्या चीज है, एंगल आई है, यहां बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, पता ही आपको, रेयरर से, ये क्योंकि रेयरर हो गया बच्चे आपके लिए, ये आपके लिए डेंसर हो गया, है ना। तो लाइट किधर किधर आएगी बताओ, डेंसर के, डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल आती है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल आती है। फिर क्या कर लो, इधर से आप एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दो भाई सब, दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करो, अब अवे जाएगी, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये लो इधर चली गई हमारे पास, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये लो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई, जो बाहर निकल रही है ना, इसको क्या बोला करो, बोलोगे इमर्जेंट रे बोलोगे, ठीक है। ये जो है हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये इधर जो है दिस इज व्हाट वी कॉल रिफ्रैक्टेड रे। हालांकि ये भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन इसको इमर्जेंट में जो बाहर आ रही है। अब यहां से एंगल वेंगल देख लो भाई, यहाँ एंगल आई है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये वाला आर होगा तो ये वाला भी तो आर होगा, ऑल्टरनेटिव एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल सेम होते हैं हमारे, तो ये आर है तो ये भी आर होगा। इसको मैंने ई कह दिया भाई, ए बी सी डी, बताओ जरा एंगल आई क्या चीज है, तो सर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है सर। ये एंगल आर क्या चीज है, तो आपने बोलना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बताओ एंगल ई क्या चीज है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, ये रहता है हमारे पास। तो आओ हम स्नेल लॉ अप्लाई करें, ठीक है ना, अप्लाई, है ना, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट कहां पर, ये आ जाओ ए बी पे लगा दो पहले, तो ए बी पे लगा दो, ठीक है, इस ए बी के पॉइंट पे यहां लगा दो भाई। स्नेल लॉ कैसे लगाएगा, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, फिर आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, यानी आप एयर से ग्लास में, ग्लास से वापस एयर में आ रहे हो, तो कैसे लगाते हो, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो एयर का, और यहां लिख दो साइन आई, साइन के साथ एंगल, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय द साइन आई। फिर उसके बाद इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जिस मीडियम में जा रहे हो, और यहां पर साइन आर, ये लगाना सीख लेना, ऐसे ही लगाते हैं। ये होता है हमारा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ए बाय म्यू जी बाय म्यू ए, म्यू जी बाय म्यू ए, ऑलराइट। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर रीड आउट कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 लेबल कर लो यार, ठीक है। फिर अप्लाई कर दो क्या पर, फिर अप्लाई करो, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, कहां पर भाई, एट सी डी पे कर दो, सी डी पर कर दो, सी डी, दिस इज योर सी डी। तो सी डी पे कैसे लगाऊंगा,
याद करो भाई, मैंने बताया था ना पहले से इस वाले इंटरफेस पे लगा रहे हो, अगर तुम इस वाले इंटरफेस पे लगा रहे हो तो इस वाले इंटरफेस पे लगाओ, तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो पहले ग्लास का, ठीक, उसके बाद किसका, फिर ये एंगल देख लो यहां पर, तो साइन आर लगाओगे, ये वाला एंगल लगाओगे, ये वाला एंगल लगाओगे, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, जब बाहर निकल गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, यहां एंगल क्या हो गया हमारा, साइन ई हो गया। मतलब क्या हो सकता है यहां पर देखा जाए तो साइन आर डिवाइडेड बाय साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू ए अपॉन में म्यू जी, इसको तुम म्यू ए और ये जी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है बच्चे। अब मैं क्या कहना चाहता हूं इसके अंदर, मैं अगर इसके अंदर मैं कहना चाहता हूं क्या रिलेशनशिप है इनके बीच का, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच का, अगर मैं इनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा। तो देखो यार, मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास स्पेस है, अगले पेज पे तो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, इधर मैं कर देता हूं, है ना, इधर कहीं लगा देता हूं, जगह है बच्चों, यहां लगा देता हूं, मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों को, है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, सबको पता है कि सर ये आ जाएगा आपका साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू में ये देखो इसके, है ना, इसकी इंटू कर देता हूं, साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू, सबको पता है ये वाली वैल्यू कट रही है, देखो म्यू जी म्यू जी, ये काटूंगा तो इधर 1 आ जाएगा, है ना, इसको इससे काटूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, साइन आर से साइन आर भी कट गया, साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल्स टू 1, तो साइन आई इक्वल्स टू साइन ई, साइन से कैंसिल आउट करूंगा तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया, ई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो गया, बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो गया। कई बार प्रूफ करने के लिए भी बोल देते हैं, और तुम्हें पता है इस लाइट को ऐसे बढ़ाओगे तो ये वाली लाइट रे जो होती है वो अगर जाती लाइट वहां से तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो फिलहाल अपनी बात ध्यान रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ इमरजेंस भी होता है, इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी में इसको रखना। अगला देखो हमारे पास क्या है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, इंपॉर्टेंट है भाई, ये रियल एंड एपरेंट डेप्थ क्या होता है, ठीक है। इसमें मैं क्या करा रहा हूं, एक केस करा रहा हूं आपको, क्या चीज का, जैसे मान लो कि आपका ये इंटरफेस हो गया, ये इंटरफेस हो गया, ठीक है, या इधर करते, रुक जाओ, इधर करते हैं, ये मेरे पास एक इंटरफेस हो गया, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक बॉटम एंड के ऊपर, ये पानी मान लो यार, है ना, ये पानी है, ये पानी मानो, ये सारा पानी है, पानी है, और ये पॉइंट ले लेता हूं जिसमें ऑब्जर्वेशन को मुझे समझाना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन का एक पॉइंट रहेगा। मान लेते हैं लाइट रे एक यहां से इमर्ज होकर बाहर आ रही है, ठीक है, एक लाइट रे यहां से इमर्ज होकर बाहर आ रही है, ये लो जी बाहर आ गई, एक लाइट बाहर आ गई ऐसे। अब मान लेता हूं एक लाइट रे यहां से डेविएट हुई और यहां से डेविएट होकर ऐसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। अब यहां पर क्या होगा कि अगर मैं इस लाइट को क्या करूं, इस लाइट को मैं क्या करूं, पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दूं, लाइट को क्या करूं, पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, ऐसे करके पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला जो एंगल था, क्योंकि देखो तो ये वाला एंगल कितने का होगा, आई का, ये वाला एंगल कितने का होगा, आर का, ये आई का तो बच्चे ये भी आई का, ये आर का तो ये भी एंगल किसका होगा, आर का। ये ऑब्जेक्ट है, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहां पर बन गई इमेज, यहां पे क्या बन गई, इमेज, और ये रही हमारी, लो जी ये आंख है हमारी, ये है हमारी आंख, इतनी बड़ी आंख, ये तो भैंस की आंख है ठीक है, इतनी बड़ी आंख, तो इतनी बड़ी आंख हमारी होती नहीं है ना, हम बहुत लिमिटेड में देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इतने बड़े लेवल पर नहीं है ना, ये वाला रिफ्रैक्शन जो बिल्कुल इसके बगल वाली लाइट गई होगी तो वो तो बिल्कुल छोटी सी आंख में चली जाएगी, अगर मेरी आंख छोटी है तो रिफ्रैक्शन यहीं से होके चली जाएगा, पर मुझे समझाना है बेटर वे में, डायग्राम बड़ा बनाना है, इसलिए बड़ा बनाया हमने। तो इसलिए ये जो रिफ्रैक्शन यहाँ इस पॉइंट पे हो रहा है ना, ये ओ है, ये आई है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये मान के चलना कि यार ये यहाँ नहीं हो रही, ये चीज यहाँ इसकी जस्ट नजदीक में हो रही होगी, तभी हमारी छोटी सी आंख के पुपिल के अंदर लाइट ट्रैवल करके पहुंच जाती है। इसलिए हम रेस को हम पेरिक्सियल मानेंगे, पेरिक्सियल रेस मानेंगे और आराम से काम करेंगे, ठीक है, यानी छोटी रेस मान के चलते हैं। यू मान के चलो यहां से लेके यहां तक देखोगे तो इसका ये रियल डेप्थ
है ना, ये इसका कौन सा डेप्थ है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ है। अच्छा ये रियल डेप्थ है, तो ये कौन सा है भाई सही, सर यही एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है। और ये जो बीच में ये रह गया हमारा, इस वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्मल शिफ्ट। ये पूरा रियल है ना, आंख ऊपर से देख रहे हो, डेंसर नीचे है भाई, ये डेंसर है, और ये रेयरर है, रेयरर है। ऊपर से देख रहे हो नीचे, लाइट कहां से आ रही होगी, नीचे से है। टंकी देखे, पानी की टंकी, पानी की टंकी में तुम ऐसे देख रहे हो, तो पानी में जब टंकी में देख रहे हो तो कैसे होगी, लाइट अंदर से टंकी के बॉटम एंड से टक्कर खा के एक रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों पे आ रही, फिर दूसरी उसके बगल में ऐसे आंखों पे आ रही, तो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक होंगे, दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक होंगे, समझ में बात। तो ये लाइट रे यहां नहीं है, ये लाइट रे, ये वाली लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहां कहीं से हो रही होगी, लेकिन हमें समझना है इसलिए हमने उसको बना रखा है छोटी सी आंखों के लिए। आई बात समझ में, अगर ऐसा होता तो फिर इतनी मोटी आंख चाहिए होती है हमें देखने के लिए, पर हम तो देख पा रहे हैं, नॉर्मल छोटी आंखों से देख पा रहे हैं, इसलिए देख पाते हैं। तो ये रियल डेप्थ हो गया, यहां से लेकर इंटरफेस से लेकर नीचे तक रियल डेप्थ हो गया, जितना तुम्हें ऊपर से दिखाई देता है, जितनी ऊंचाई पे, यानी नीचे से ऊपर, बॉटम एंड से थोड़ा सा ऊंचा दिखाई पड़ता है ना, पर तुम देखना पानी की टंकी में, पानी की टंकी का जो बेस होगा वो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, तो ये ऊपर, जितना ऊपर दिखाई दे रहा है वो सरफेस से लेकर वो एपरेंट, और जो नीचे रह गया वो हमारा नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है। तो इसको मुझे ड्राइव करके देखना है कि कैसे कैसे क्या होगा, तो बस ट्राइंगल ट्राइंगल ले, ट्राइंगल ट्राइंगल खेलते हैं, आसान काम है, ज्योमेट्री, पहले बड़े वाले में आ जाओ, ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, आओ भाई ए ओ बी में साइन आई निकलवा दो मेरे को, साइन आई, साइन आई, साइन आई होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सर हो गया ए बी, सर हाइपोटेनस क्या होएगा इसके अंदर, हाइपोटेनस देख लो भाई, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, कौन सा वाला, ओ बी, दिस इज ओ बी। ऐसे ही बताओ इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ए आई बी, ए आई बी, साइन आर निकाल लो, साइन आर कैसे नहीं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो गया, आई बी, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया सर। ठीक है, मैं कहता हूं ये हो गया साइन आई अपॉन में साइन आर, दिस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ओ बी, ए बी अपॉन में ओ बी, इनटू में इसको मैं, अगर मैं, क्योंकि आप देख रहे हो मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, आई बी ऊपर, ए बी नीचे, तो ए बी से ए बी कैंसिल, साइन वाई अपॉन में साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यार ये जो आई बी है ना, आई बी यही समझना है भाई, ये जो आई बी है अप्रोक्सीमेटली देखना, ये रहा आई, ये रहा बी, आई बी बराबर होगा आई ए के, ये वाली चीज इसके बराबर होगी, तो आप कहोगे सर नहीं ये तो थोड़ी बड़ी लग रही है, ये थोड़ी छोटी लग रही है, अरे भाई मैंने बोला ना ये यहां हो ही नहीं रहा, ये वाला रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है, अगर ये यहां हो रहा होगा तो देख सकते हो आप, ये अगर ये यहां हो रहा होगा तो देख सकते हो आप कि लाइट रे जो होगी ऐसे, यहां से लाइट गई होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर गई होगी, तो बहुत पास पास हुआ होगा, तो ये नजदीक के आसपास होगा, इसलिए इसको पैरेक्सिल रेज कहते हैं, पैरेक्सिल रेज। तो ये वाली चीज वहां नहीं हो रही, यहां हो रही है, इसलिए इसके इधर वाले में और इस वाले में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो ये आई बी बराबर है आई ए, और ओ बी, ओ बी किसके बराबर होगा, ओ बी, तो सर ये ओ ए के बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा, तो यानी आई बी, दिस इज योर आई बी की जगह पे आई ए, और ओ बी की जगह पे ओ ए, तो यानी कि सर ये आ गया आपका आई ए का मतलब क्या हो गया, आई ए का मतलब क्या हो गया बताओ, ये वाला जो है एपरेंट डेप्थ अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना कि मैं जो यहां पर जो ये स्नेल लॉ लगा रहा हूं, देख सकते हो आई तुम्हारा एंगल इधर था, है ना, इस इंटरफेस पे आई और ये आर, आई और ये आर, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, याद रखना एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, ठीक है, क्योंकि तुम जब बाहर निकलते हो ना तो बाहर से इसके रिस्पेक्ट में होता है। एपरेंट डेप्थ अपॉन में क्या हो गया हमारा, रियल डेप्थ, है ना, एपरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ। और अगर मैं क्या कर दूं,
इसको पलट दूं, इसको पलट दूं, है ना, या इसको पलट दूं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दूं यहां पर, तो याद रखना भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सिर्फ मीडियम ले लोगे तो दिस इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। याद रखने का तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रियल ऊपर एपरेंट नीचे, रियल ऊपर एपरेंट नीचे होना चाहिए। ठीक है भाई। इसके एक और केस होता है, दूसरा वाला केस जिसमें पता ही होगा कि भाई अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बॉटम एंड से देख रहे हैं तो ऊपर से भी कोई देख सकता है, नीचे से कोई ऊपर का देखना चाहता है, वो दूसरा वाला केस भी होता है, पर एग्जाम के पॉइंट से ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम ये वाला कर रहे हैं, उसको हम बाद में करा देंगे आपको। ठीक है, तो ये वाली चीज कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आपको ये याद रहना चाहिए। अगर कोई बोले कि भाई मेरे को नॉर्मल शिफ्ट निकाल दो, नॉर्मल शिफ्ट निकाल दो, तो कोई बच्चा बता सकता है नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालोगे, नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालोगे? तो नॉर्मल शिफ्ट जो निकलेगा, ये वाला जो कहता हूं मैं, ये वाला हिस्सा जो निकलेगा, वो क्या करता हूं, रियल में से एपरेंट माइनस कर लेता हूं, तो रियल माइनस एपरेंट, तो एन इज इक्वल्स टू, रियल को रियल तो एपरेंट की जगह पे क्या ले सकता हूं बताओ, यहां से एपरेंट की जगह पे रियल अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन इज इक्वल्स टू रियल कॉमन आ गया, तो 1 माइनस का 1 बाय म्यू, ये भी एक फॉर्मूला है नॉर्मल शिफ्ट का, रियल डेप्थ 1 माइनस का 1 बाय म्यू, म्यू किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ठीक है, आना चाहिए। आओ अब सवाल कर लेते हैं, इसके रिफ्रैक्शन के सवाल कर लो, देख लो क्या कह रहा है कि अ रे ऑफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलो भाई फ्रीक्वेंसी कितने की, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, पासेस थ्रू अ लिक्विड, लिक्विड के थ्रू पास कर दिया आपने, वेवलेंथ ऑफ द, कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज दिस, लैम्डा डैश मान लो मीडियम का है ये, कितने का, 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये दे रखा है। कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, सब म्यू पूछ रहा है बच्चों। अभी अभी मैंने आपको कुछ बात बताई थी, क्या हमें पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था म्यू इज इक्वल्स टू, लैम्डा के टर्म से बताना मेरे को, लैम्डा के टर्म्स से बताना मेरे को, ठीक है, लैम्डा के टर्म्स से बताओ मेरे को, तो लैम्डा के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है बताओ, और फ्रीक्वेंसी वगैरह मेरे को दे रखी है इसने, है ना। तो यार एक बात बताओ, ये भी बताया था ना लैम्डा एयर के अंदर अपॉन लैम्डा ऑफ मीडियम, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, है कि नहीं। अगर आप देख सकते हो यहां पर, तो मेरे को लैम्डा ऑफ द मीडियम मुझे पता है, लैम्डा ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ये वाला पता नहीं है, तो मुझे पता है ना लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एयर, ठीक है, लैम्डा एयर, ठीक है, तो मैं याद है ना स्पीड करके हमने फॉर्मूला निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। अगर मुझे इसका निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो याद करना v इक्वल्स टू, जो स्पीड होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है स्पीड, स्पीड, ये लिख देता हूं भाई साहब, स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड कितनी है एयर के अंदर, तो 3 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितने की दे रखी है इसने मेरे को, 5 इंटू 10 की पावर 14, है ना। इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये हो जाएगा कितने का, 0.6, इसको उठा के ऊपर ले चलो 10 की पावर -6, ये आपका एयर के अंदर की वेवलेंथ आ जाएगी, एयर के अंदर की वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब एयर के अंदर की वेवलेंथ मुझे मिल चुकी है, एयर के अंदर मिल चुकी है 0.6 इंटू 10 की पावर -6, मीडियम की मेरे को इसने दे रखी है 450 इंटू 10 की पावर -9, यही है भाई। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आराम से कैलकुलेशन कर सकता हूं, ये हो जाएगा आपका 0.6 डिवाइड बाय 450 इंटू, उठा के ऊपर ले चलो जी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, देखो 9 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा मैं इसको और ढंग से लिख देता हूं, तो 6 बाय, ये पॉइंट हटाऊंगा ना, पॉइंट हटा के, तो 4500 इंटू 10 की पावर 3, यार ये 2 जीरो से हटा दूंगा, ये 10 बच जाएगा, यानी 60 अपॉन में 45 आ जाएगा, 60 अपॉन में 45 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कट कर दूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 5 से काट दें इसको, 15 से कट जाएगा, 15 से 45, यानी करीबन करीबन आ रहा है 4/3 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे बच्चे 4/3, 4/3 क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी मुझे पता थी, मीडियम में वेवलेंथ पता थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, म्यू एयर अपॉन म्यू मीडियम। अब मुझे म्यू एयर चाहिए था, तो म्यू एयर का फॉर्मूला स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी, स्पीड वही रही, लाइट की स्पीड एयर में तो इतनी होती है,
और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, इतना आ गया, फिर दोनों को डिवाइड करके मैंने निकाल दिया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है वाला। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है एयर के अंदर, तो वेवलेंथ इन एयर कितने का है बताओ? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, यानी 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, है ना, इसको ऐसे लिख लो। अच्छा, एंटर इनटू मीडियम, मीडियम में जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को दे रखा है कितने का? 1.5 का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन द मीडियम? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? इतना। तो एक काम कर लोगे यार, एक बात बताना जरा, एयर के अंदर फ्रीक्वेंसी कितने की होगी? पहले तो बताओ, फ्रीक्वेंसी इन एयर कितने की होगी? देखो अभी पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी का ये एक रिलेशन याद कर लो यार, है ना। अगर मुझे स्पीड है, ये स्पीड है, स्पीड फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो स्पीड अपॉन में लैम्डा, तो मेरे को ये फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करूंगा? स्पीड अपॉन लैम्डा एयर के अंदर। तो एयर में कितनी स्पीड होती है भाई? तो 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा इन एयर, एयर में दे रखा है इसने मेरे को कितना? 6 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा, मैं इसको कर लेता हूं, ये कट जाएगा, कितने का आ जाएगा बताओ? 1/2। इसको उठा के ऊपर ले चलते हैं भाई, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 15, यानी 0.5 इंटू 10 की पावर 15। यू मे ऑल्सो राइट, ये हमारे पास कि काट दूंगा उसको, तो 5 इंटू 10 की पावर 14 आप लिख सकते हो हर्ट्ज जो है, ये फ्रीक्वेंसी है एयर के अंदर। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं एयर का मामला निकाल चुका हूं, एयर के अंदर की वेवलेंथ है तो एयर के अंदर की फ्रीक्वेंसी आ गई। वेव म्यू मुझे पता ही दे रखा है मेरे को, क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। बता सकता हो कि बच्चा फ्रीक्वेंसी इन मीडियम कितना होगा? तो वो एयर के बराबर ही होती है। आज मैंने आपको आते ही बताया ये वाली बात, आते ही बताया है कि एक इकलौती फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज है जो मीडियम चेंज करते वक्त बदलती नहीं है, यानी कि कितना आएगा बच्चे? तो वही आएगा सर, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज ही आएगा, ये नहीं बदल रहा। अच्छा सर, वेवलेंथ बदलेगा? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बदलेगा। मैंने म्यू का फॉर्मूला बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे लैम्डा निकालना है मीडियम का। तो सर क्या करूं? एयर के डिवाइड कर देता हूं म्यू से। एयर का वेवलेंथ पता है क्या मेरे को? हाँ जी सर, बिल्कुल पता है। कितना पता है सर? 6 इंटू, ये दे रखा है ना, 6 इंटू 10 की पावर -7। म्यू कितने का पता है सर? ये 1.5 का पता है सर। इसको उठा के ऊपर ले चलो पॉइंट को, तो 60 अपॉन में 15 इंटू 10 की पावर -7, काट दे इसको, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। सही है? बढ़िया ना? बढ़िया, सिंपल सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को ठीक करते हुए चले जाएंगे आपका, क्योंकि तुमको पता ही है बहुत हाईली वेटेड चैप्टर है, मतलब हाईली वेटेड चैप्टर। छोटे छोटे बच्चों के कंसेप्ट ठीक नहीं रहते, न्यूमेरिकल कर नहीं पाते बच्चे, इसलिए बहुत जरूरी रहता है ना। अच्छे छोटे छोटे चीजों से ही तुम्हारा फॉर्मूला दिमाग में बैठता चला जाएगा, और उतनी अच्छी प्रैक्टिस करके आओगे तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। आओ एक एपरेंट डेप्थ का सवाल ले लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ना। द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉटम टैंक इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू कितने का दिया भाई? 1.3 का दिया। इज 7 सेंटीमीटर, है ना। आपको एपरेंट डेप्थ दे रखा है, ठीक है, एपरेंट डेप्थ दे रखा है बच्चे, कितने का भाई? कितने का? इतना कितना 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 कितना, कहां गया कहां गया? ये रहा 7 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है भाई मेरे से? एक्चुअल, एक्चुअल माने रियल, रियल डेप्थ पूछ रहा है सर। ये क्या सवाल है सर? ये तो हम कर लेंगे सर। कैसे? अभी मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, ठीक है, एपरेंट डेप्थ। तो क्या करूं सर? म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दे रखा है, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दे रखा है कितने का? 1.3 का। तो सर ये 1.3 हो गया। रियल डेप्थ सर नहीं पता मेरे को, वही तो निकालना है। अब उसके बाद ये कितने का दे रखा है सर? 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। तो रियल डेप्थ बता दो, रियल डेप्थ बता दो। रियल डेप्थ आ जाएगा 1.3 इंटू 7 सेंटीमीटर, है ना। अगर मैं इसकी से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21 और ये 9, है ना, 9.1 सेंटीमीटर, ये इसका रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है, ठीक है। रियल डेप्थ बता सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, ठीक है। तो रियल डेप्थ इतनी की है 9.1 की, पर आपको दिख कितने रही है? 7 पर दिख रही है, ठीक है, 7 सेंट पे दिख रही है। ये सवाल हो गया, अच्छा सवाल है ना, फॉर्मूला डिपेंडेंट है। अगला देखो,
द वेलोसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द ग्लास स्लैब, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के अंदर लाइट की स्पीड दे रखी है, यानी आपको स्पीड मिल गया है मीडियम का, स्पीड मिल गया बच्चे मीडियम का, कितना 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, उसके बाद आपको एयर में दे रखा भाई स्पीड, स्पीड किस में दे रखा है, एयर में दे रखा है, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दुनिया जानती है इस फॉर्मूले को। आगे बढ़ो, कह रहा है हाउ मच एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड, कितना ऊंचा दिखाई पड़ेगा आपको एक क्या चीज, इंक जो डाल दी है किसी ग्लास स्लैब के ऊपर, मच अपीयर कन्वर्ट बाय कवर्ड बाय द ग्लास प्लेट थिक 6 सेंटीमीटर थिक, 6 सेंटीमीटर की थिकनेस की एक ग्लास स्लैब किसी एक पॉइंट पर, जैसे मेरा हाथ मान लो, यहां इंक का एक पॉइंट लगा दो, 6 सेंटीमीटर थिकनेस की एक ग्लास स्लैब डाल दो, अब उसको ऊपर से देखोगे तो वो कितनी ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी, ये पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है यार ये क्यों दे रखा है सर ये, तो यार मैं इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूंगा ना भाई, C बाई वी, सी ये सी ही तो होता है स्पीड इन एयर, कितने का 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 2 इंटू 10⁸, काट दो यार, काट पीट के रद्दी करो, 1.5, यानी म्यू इज इक्वल्स टू कितने का आ गया, ये आपका ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5, जैसा वो कह रहा है। आपने क्या किया, एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर की थिकनेस का, इसके पीछे एक बिंदी लगा दी इंक, और ऊपर से देख रहे हो कि भाई कितनी दूर पे दिखाई पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वो कितनी ऊंची दिखाई पड़ेगा, तो मैं ये देख लेता हूं, पहले काम कर लेता हूं, म्यू का फॉर्मूला लगा देता हूं, रियल डेप्थ अपॉन में क्या बच्चे, एपरेंट डेप्थ। तो मैं काम कर लेता हूं, एपरेंट डेप्थ पता लगा लेता हूं, एपरेंट की कितना दिखाई पड़ेगा, रियल के अपॉन में क्या, रियल डेप्थ के अपॉन में क्या आ जाएगा सर, म्यू आ जाएगा। रियल कितने का, 6 सेंटीमीटर के नीचे तो अच्छा, थिकनेस जितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 के अपॉन में कितने का बताओ, 1.5 का। अब यहां से पॉइंट हटा दो, काट दो इसको, कितने का आ गया, 4 सेंटीमीटर का आ गया। तो एपरेंटली आपको, एपरेंटली जो ऊपर से देख रहे होगे सरफेस है, तो एपरेंटली आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, 4 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल शिफ्ट कितने का हुआ होगा, नॉर्मल शिफ्ट कितने का हुआ होगा, जिसको एन बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो क्या होगा, जरा देखो इस पे स्लाइड पे आओ जरा, एक देखो मैंने नॉर्मल शिफ्ट के बारे में यहां कुछ बताया था, ये रहा देख ले भैया, नॉर्मल शिफ्ट, रियल में से एपरेंट माइनस कर लो, रियल में से एपरेंट माइनस कर लो, रियल में से एपरेंट माइनस कर लो, रियल कितने का 6 सेंटीमीटर, एपरेंट कितने का 4 सेंटीमीटर, तो कितना ऊंचा उठाई दिखाई देगा आपको, 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठाई दिखाई देगा, जमीन से जहां पर बिंदु लगा हुआ है उससे ऊपर थोड़ा सा आपको 2 सेंटीमीटर ऊंचा दिखाई देगा। सही बात है, बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अच्छे हो जाएंगे, कंसेप्ट चल जाएगा है ना, पेपर बहुत नजदीक है आपका, पेपर तो आ ही गया, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तैयारी कराने के लिए आ रहा हूं। अब हो गया वो रिफ्रैक्शन की बात, अब मैं आ जाता हूं टीआईआर पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज रे ऑप्टिक्स फिनोमेना अकरिंग व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये भाई सब पक्की बात है, डेंसर से रेयर चलना चाहिए। इंसिडेंट एट द एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जब आई तुम्हारा ग्रेटर देन IC हो जाता है, तो लाइट क्या करती है, एंटायरली एक ही मीडियम में रिफ्लेक्ट करने लगती है। जैसे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, मान लो कोई इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के इधर साइड में पूरा पानी भर लो, नीचे पूरा पानी भर लो, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा पानी भर लो, पानी भर लो, ये पानी भर दिया। अब क्या करता हूं मैं, लाइट रे को समझाना शुरू करता हूं, लेट से कि एक पॉइंट ये है, लेट से कि एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब मैं कहता हूं एक लाइट रे बाहर आई, चलो जी बाहर आई, यहां से लाइट रे आई, रिफ्रैक्शन शुरू, लाइट रे रिफ्रैक्शन पर आई, फिर लाइट रे थोड़ी और आगे गई, तो भाई सरफेस पे ही ग्रेस कर गई, कहां पे कर गई, सिर्फ सरफेस पे ही ग्रेस कर गई भाई, बेंड हो गई, यहां एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90। ये वाला जो एंगल होता है इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तुम्हारा, जो भी नॉर्मल था। अब उसके बाद, इसके बाद जितनी लाइट आएगी वो सब इसी मीडियम के अंदर रह जाएगी। अब जो लाइट आएगी, अब जो लाइट आएगी वो इसी मीडियम के अंदर रह जाएगी, और ये रिफ्लेक्शन यानी IR बराबर शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को, पहले क्या हो रहा है, लाइट आई ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर लाइट आई सरफेस से ही ग्रेस कर गई, फिर लाइट आई और टोटली इंटरनल, अब यहां से सारा का सारा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है, इस क्रिटिकल एंगल के बाद ही सारा क्या शुरू हो गया,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो गया, सारी लाइट एक ही तरह बेंड हो गई। इसी फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको टीआईआर कहते हैं, टीआईआर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आगे देखो थोड़ा फटाफट। आगे इसमें कुछ एग्जांपल डाले हैं हम लोगों ने, क्या है कि इसमें कंडीशन है भाई, लाइट कब देखने को मिलेगा, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी तभी जाके डेंसर टू रेयर, कंडीशन है, पेपर में पूछ सकते हैं भाई, डेंसर टू रेयर मीडियम जब भी आए तो कंडीशन जरूर पूछा इन लोगों ने। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, आई बड़ा होना चाहिए किससे बताओ, आईसी से, आई बड़ा होना चाहिए आईसी से। क्या है क्रिटिकल एंगल, पिछले में देख लो, यही क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद जो ये क्रिटिकल ये वाला एंगल बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो ही जाके अंदर 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 रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। तो एक बात बताओ, मैं कहता हूं जहां से लाइट ऐसे बेंड हुई थी, देखना मैं कहना चाहता हूं, ऐसे समझाता हूं, एक मिनट, हाँ अब मैं समझाना चाहता हूं, एक बात आपको समझा देता हूं यहां पर, जैसे कि मान लो, एक मिनट भाई, हाँ इससे थोड़ा जल्दी मिट जाता है। अब आगे देखो, मैं कहना चाहता हूं क्या, मैं कहना चाहता हूं कि भाई जैसे मान लो कि मेरे पास ये इंटरफेस थी, यहां से जहां से लाइट क्या कर गई थी भाई, ग्रेस कर गई थी, जहां से लाइट क्या कर गई थी, ग्रेस कर गई थी, ये लाइट रे आई और ऐसे ग्रेस कर गई, ठीक, ये एंगल कितने डिग्री का बना था, 90 डिग्री, इसी को तो तुम क्रिटिकल एंगल कह रहे थे, जहां से लाइट ग्रेस कर गई, सरफेस से निकल गई, इसी इसके बाद ही टीआईआर होता है। तो अब मैं कहता हूं ये मीडियम है भाई, ये तुम्हारा मीडियम, वाटर ले लो यार, ये क्या है हमारा, एयर ले लो भाई। अगर मैं इस जगह पे स्नेल लॉ लगा दूं तो, अगर मैं इस जगह पे स्नेल लॉ लगा दूं तो, लगा सकते हो सर, बिल्कुल लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हैं बता देता हूं मैं आपको। यहां क्या लगाऊं बता, म्यू डब्ल्यू, फिर ये साइन आई सी इज इक्वल्स टू, यहां से बताओ म्यू एयर और साइन 90, ऐसे लगाया करो भाई। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसके आईसी से मल्टीप्लाई कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आईसी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनटू में साइन आई, म्यू डब्ल्यू साइन आईसी इज इक्वल्स टू, इसका ही वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी सर साइन आईसी की वैल्यू आ गई 1 बाय म्यू डब्ल्यू, यानी इसका मतलब ये हो गया, एक फॉर्मूला आ गया यार, ये फॉर्मूला आ गया, यानी आईसी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू डब्ल्यू, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए किसी मीडियम का आ सकता है। मैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके तुम क्या निकाल सकते हो, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि भाई साइन इनवर्स में जो भी एंगल दे दिया जाएगा उसके हिसाब से तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्रिटिकल एंगल की। समझ में आ रही बात ये, ठीक है। अब उसकी कुछ एप्लीकेशन है टीआईआर की, अभी उसको न्यूमेरिकल भी करके देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं एक बार उसको फटाफट, कि यूज्ड इन कम्युनिकेशन फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑडियो वीडियो सिग्नल इन मेडिसिन एंडोस्कोप, है ना, इसके अंदर क्लेडिंग ये होता है। तो ये एक डायग्राम है, ये याद कर लेना एग्जाम के पॉइंट से, ऊपर की तरफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, नीचे की तरफ हाई, अंदर की तरफ इसको कोर बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को क्लेडिंग, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, अंदर वाले का ज्यादा होता है, लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हुए पहुंच जाती है। इसका इस्तेमाल एंडोस्कोपी वगैरह में भी करते हैं, जैसे कि पेट के अंदर देखना होता है, डॉक्टर एक पतली सी फाइबर डालता है और उसके थ्रू, कैमरे के थ्रू पेट के अंदर देखता है, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ब्रिगनेस ऑफ द डायमंड, लाइट के अंदर एक बार लाइट अंदर ट्रैवल करती है, बहुत देर तक इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है, इसकी वजह से डायमंड आपको ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है ना। एप्लीकेशन है, रीड आउट भी कर सकते हो फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एक मिराज है, इसका एप्लीकेशन, मिराज भी रीड आउट कर सकते हो। ये एक नेचुरल इल्यूजन होता है डेजर्ट के अंदर, जहां पर एक हॉट रोड्स पे कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन टीआईआर थ्रू द एयर ऑफ द लेयर। ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ थोड़ी सी कोल्ड एयर है ना, नीचे की तरफ थोड़ी हॉट एयर, लाइट जो होती है मान लो इस सरफेस से आई, और ये यही इधर ही हमारी आंख होती है, ये हमारी आई है, ठीक है। लाइट ऐसे थोड़ी बेंड होके आती है आंखों के ऊपर, क्योंकि टीआईआर हो जाता है ना, लाइट ऐसे आती है, ऐसे आती है, टीआईआर हो जाता है। अब इसका जो टीआईआर हो जाता है, उस टीआईआर के चक्कर में क्या होता है कि इसकी इमेज यहां बनती हुई दिखती है। तो यहां पर क्या होता है कि इस जगह पे हमें इसकी एक इल्यूजन जैसा होता है ये, और इसकी एक हमारे को जो इन्वर्टेड इमेज दिखाई पड़ती है दिमाग को, और दिमाग एक इल्यूजन पैदा करता है और हमें इमेज दिखता है तो लगता है पानी पड़ा होगा। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। इसको रीड आउट कर लो। टोटल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म है, लाइट अगर प्रिज्म ले लिया तुमने लिया यहाँ पर, तो क्या होगा, लाइट रे आएगी, अगर वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई तो यहां से बेंड हो जाएगी, फिर यहां से बेंड हो जाएगी, है ना, ऐसे करके इमेज भी बन जाती है ऑब्जेक्ट के लिए।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी टीआई आ रहा है तो उसका एग्जाम्पल भी जरूर पूछा गया है। ये क्रिटिकल एंगल को उसी को एक डायग्राम से समझा दिया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना। तुम देख सकते हो वाटर है, एयर है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जब एंगल कितने डिग्री का हो गया बताओ, 90 डिग्री का हो गया, तो ये थीटा था, इसी को तुमने क्रिटिकल एंगल बोल दिया। इसको ग्रेजिंग इमरजेंस भी बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है सर, ये तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यही तो टीआईआर है। और ये जो थीटा 1 होगा मस्ट बी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए बताओ, आईसी यानी थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, तो जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो अभी हमने डिस्कस भी कर लिया था। सही है, तो इसलिए क्रिटिकल एंगल वगैरह, अच्छा मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था यार, याद रख लेना भाई, कि साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर ले लिया मैंने, और भी कुछ ले सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हो मीडियम का, तो आप साइन आई सी ऐसे निकाल सकते हो, है ना। इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे मान लो मैंने कह दिया, मान लो कि कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है यार, और उसका मैंने कह दिया कि ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहां क्या रख दोगे बताओ, साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/2/√3 यानी √3/2। तुम बता दो यार, साइन के अंदर √3/2 कब आता है, तो साइन 60 पे आता है, काट दे इसके, तो आई सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऐसे मीडियम का क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के बाद जो एंगल होंगे वो टीआईआर दिखाना शुरू कर देंगे। तो क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 90 डिग्री से पहले पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके बाद टीआईआर हो रहा है। समझ में आती है, इंपॉर्टेंट था ये, तो जरूरी था जानना आपके लिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कितना टाइम हो रहा है, मना दूंगी। बना ही देता हूँ, थोड़ा सा ही रहता है, देख लेते हैं पूरा करके। हाँ, तो फिर आगे देख लो, इसके आगे एक न्यूमेरिकल देख लो, इसके आगे क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है वाला। कह रहा है लाइट फॉलिंग ऑन द नॉर्मली फेस ऑफ एबी, एबी के फेस पर ये आ रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, तो ये एंगल कितने डिग्री का, 60 का, ये कितने का, 60 का, ये भी कितने का, 60 का। आगे क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दे रखा है 3/2 प्लेस्ड इन द वाटर, भाई इसका दे रखा है रिफ्रैक्टिव, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है कितने का, 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तुमको प्रिज्म का यानी ग्लास का कितने का बच्चों, 3/2। इनको इसमें प्लेस करके रखा हुआ है। विल इट शो टीआईआर ऑन द फेस एसी, अगर इस एसी फेस पर लाइट गिरेगी तो क्या इस पे टीआईआर दिखाएगी, ये पूछ रहा है मेरे से। एक काम करते, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल ही ज्यादातर इसके पूछ लिए जाते हैं, तो बढ़िया सवाल। एक काम कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि ये क्या करेगी, टीआईआर करेगी नहीं करेगी। तो टीआईआर तो जब भी करेगी ना बच्चे, जब मेरे को पता चल जाए कि क्रिटिकल एंगल कितने का है, मुझे ये पता चल जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का है, ये दोनों चीजें मुझे पता चल जाएगी, तो मैं काम कर सकता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, पहले तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले प्रिज्म को पानी में डाला हुआ है तुमने, तो बता दो यार कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का कितने का है, ग्लास का 3/2, इसका कितने का है सर 4/3, यानी कितने का हो जाएगा 9/8। तो जब तुमने इसको पानी में डाल दिया होगा, किसी मीडियम में डाल दिया होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, तो बताओ साइन आई, अगर मैं आई सी का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो कैसे लगा लूं बताओ। तो सर मैं ऐसे लगा सकता हूँ, कैसे, साइन आई सी इक्वल्स टू 1/μ म्यू ग्लास ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी 1 अपॉन में कितने का आ गया 9/8, तो इसको क्या कर देता हूं 8/9। स्मार्टली काम करूंगा, बिल्कुल भी इनवर्स एंगल वेंगल नहीं निकलवाऊंगा, यहां पर ध्यान सुनना, 8/9 समथिंग ये कुछ आ गया, समझ में आ रही बात। ये तो 8/9 करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही है साइन आई सी की। चलो ठीक है, इतना काम समझ में आता है, इतना काम समझ में आता है आपको, ठीक है। इसको ना एक सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ यार, है ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, दिख रहा होगा आई होप सो। थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कर दिया लगता है मैंने, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा खिसका देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। चलिए जी, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है।
आगे देखते हैं। साइन आईसी मैंने निकाल लिया, चलो जी अब डायग्राम का सोचो, थोड़ा सा डायग्राम का थोड़ा सोचते हैं। आओ बच्चों आओ, यहां से एक लाइट रे निकालता हूं मैं, ये रही लाइट रे, ऐसे, ठीक है। जरूरी नहीं है यहां बनाने, तो यहां बनाओ, तुम परपेंडिकुलर रखो बस, ये परपेंडिकुलर है, यहां पर लाइट आके ऐसे फॉल कर गई, ऐसे आई लाइट ऐसे फॉल कर गई, यहां क्या बना दो, एक नॉर्मल बना दो, ठीक है, ये नॉर्मल बना दो। अब आपको क्या करना है बच्चे, इस नॉर्मल और ये वाला एंगल निकालना है। तो ये बताओ एंगल कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अच्छा ये कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का। तो ये कितने का, 30 डिग्री का। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 का होता है ना, तो 60, ये 90, 150, तो ये 30 डिग्री का होगा। ये 30 का होगा, तो ये कितने डिग्री का होगा, तो सर ये 60 डिग्री का होगा। ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ये 30 का, तो ये 60 का। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा होगा ना टोटल, समझ रहे हो ना। ये 90 है, ये 60 है, ये 30 होगा। और ये लाइन स्ट्रेट परपेंडिकुलर, पूरा परपेंडिकुलर होता है, ये 30 का, तो ये 60 का होना चाहिए। तो यानी तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का आ रहा है सर, 60 डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है। अच्छा तो मैं कहता हूं यहां पर साइन आई, सिर्फ आई की वैल्यू चाहिए, साइन आई। तो साइन आई का मतलब होता है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो सर √3/2 होता है। √3/2 होता है। √3/2 का मतलब कितना होता है, √3/2 का मतलब कितना हो, 1.732 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करूंगा तो 0.8 है ना, और 0.86 समथिंग कुछ जा रहा है। और यहां से बताना साइन आईसी की वैल्यू कितनी, 8/9 थी ना, अगर मैं 9 डिवाइड कर दूं 8 को 9 से, तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.8 और ये जा रहा है 9, तो वो जा रहा है 0.86 से 0.89 समथिंग कुछ जा रहा है। बता सकता है कोई बच्चा यहां पर क्लियरली कौन बड़ा है, तो सर 0.89 बड़ा है और 0.86 छोटा है। इसका मतलब मैं कह दूं कि साइन आईसी बड़ा है किससे, बता दो, साइन आई से। तो मैं कह सकता हूं कि आईसी बड़ा है आई से, दोनों अगर है तो, यानी कि क्रिटिकल एंगल बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हुआ मेरे बच्चों, तो क्या होगा, इसका मतलब तो समझ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं हो पा रहा, तो रिफ्रैक्शन कर जाएगा। तो ये लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसका टीआईआर नहीं होगा। टीआईआर तो जब होता ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा आता। तो ये इतना बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया कि बिना ट्रिग्नोमेट्री एंगल निकाले। ज्यादातर बच्चे यही फंस जाते हैं, किस बात पे फंस जाते हैं, साइन आईसी आ गया 8/9, सर 8/9 का एंगल कितना लूं, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंस गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंस गए तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका बता दिया मैंने आपको कैसे पता लगाने के लिए। आप साइन आईसी निकाल लो, साइन आईसी की पूरी वैल्यू निकाल लो, साइन आई की पूरी वैल्यू निकाल लो, तो कंपेयर करके निकाल सकते हो आसानी से। क्योंकि ये आईसी बड़ा है, आई छोटा पड़ गया, इसलिए इसमें टीआईआर नहीं हो सकता, रिफ्रैक्शन ही होगा। सही है, बढ़िया सवाल था। एक और सवाल देख ले भाई, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे। ये रे, पाथ ऑफ द रे पूरा करके दिखाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये भी आपको एक प्रिज्म दिया गया है, ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का होगा, देख सकते हो 90 है, ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा है मेरे को, ठीक है। अब ये 30 डिग्री का एंगल होगा, प्रिज्म दे रखा है भाई, क्या करें ऐसे करके, है ना, ये प्रिज्म करके दे रखा है। अब मुझे इसका पाथ ट्रेस करके दिखाना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को पता है क्या हो जाता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो यहीं से पाथ ट्रेस करने लग जाते हैं, यार वो ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। कैसे करूंगा मैं, अब देखो जरा, ऐसे लिया, ऐसे करके लाइट रे हमेशा ना थोड़ी कोशिश करना ऐसे करके बनाने की, ताकि ना इस पर गिरे लाइट, इस वाले फेस तक आना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल है, तो ये लाइट रे ऐसे करके यहां तक तो लाओ, ठीक है, इस वाले फेस पर, यानी एसी वाले फेस तक तो लाना पड़ेगा, ले आए। अब उसके बाद क्या करो, उसके नॉर्मल ड्रॉ कर दो इधर, इस पे, इस सरफेस के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। लो भाई ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा कि ये एंगल कितने डिग्री का, सर ये 90 का, स्ट्रेट आ रहा है 90 का। वो एंगल कितने डिग्री का हो गया सर, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। कोई बच्चा बताएगा अगर ये 90 का, ये कितने डिग्री का होगा, तो सर 60 का, 90 60 30 180 पूरा हो जाएगा ये, है ना। तो ये कितने का होगा, ये वाला कितने का होगा, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 60 का हुआ, तो ये 30 डिग्री का हो गया। देख लो 60 90, ये 30 है ना, 30
90, तो ये 60 का होगा, 60 का होगा तो ये 30 का होगा, 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। यानी ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का आ रहा है? ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है। अब मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए, बिना क्रिटिकल एंगल के तुम्हें पता ही लगा ही नहीं सकता कि भाई ये क्या होएगी, है कि नहीं? तो मेरे को इन्होंने क्रिटिकल एंगल नहीं दिया हुआ है ना, इसके लिए ना यहाँ पर एक चीज डेटा मिसिंग है, मेरे को यहाँ पर ना एक चीज देना पड़ेगा। क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देना पड़ेगा ना बच्चों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है? तो म्यू दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? लेट से ये जो ग्लास प्रिज्म है हमारा, दिस इज व्हाट वी कॉल 3/2, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, तो मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लूं? हाँ सर निकाल लो, साइन IC इक्वल्स टू म्यू, ठीक है? ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन IC इज इक्वल्स टू 1 में 3/2, यानी कि साइन IC इज इक्वल्स टू 2/3। यहां पर यार थोड़ी इनवर्स की यहां तो लगानी पड़ जाएगी, साइन इनवर्स 2/3, साइन IC अप्रोक्सीमेटली ये 42 डिग्री के आसपास जाता है। ये तो याद ही कर लो, ये पता होना चाहिए। ग्लास का तो याद कर लो भाई, 40 डिग्री का होता है। अब तुम मुझे बताओ कि ये लाइट गिर कितने पे रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कितने का? 42 डिग्री का। तुम बताओ क्या करेगी? बताओ क्या करेगी? क्या कहते हो? क्या ये TIR करेगी, ग्रेस करेगी, या आपका ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी? तो तुम्हें दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है भाई क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा होना पड़ेगा TIR करने के लिए। कम रह गई तो कम रह गई, तो लो भाई रिफ्रैक्शन ही होगा इसके अंदर, दिस इज योर रिफ्रैक्शन अगेन, तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन ही होगा। आई होप 2 क्वेश्चन से आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। फिर मैं बता दे रहा हूं एक बार, यहां पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है अगर IC से तो रिफ्रैक्शन कराना, अगर I ग्रेटर देन है IC से तो TIR हो जाएगा, और I अगर IC के बराबर है तो ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगी, ग्रेज करेगी, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगी। बढ़िया है ना, अच्छा सवाल था। अगला देखो बच्चों, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है भाई। क्या कह रहा है कि एक स्मॉलर बल्ब प्लेस इन द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ द डेप्थ 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लाइट इमर्ज आउट? यानी एक टैंक बना लो, ठीक है? एक क्या बना लो? टंकी जी, टंकी, टैंक, पानी की टंकी। बढ़िया सवाल है भाई ये वाला, इसको कर लेना, आ सकता है। क्या कह रहा है ये? इस टंकी के अंदर, टंकी के अंदर कह रहा है एक पॉइंट ले ले भाई 80 सेंटीमीटर के नीचे, 80 सेंटीमीटर के नीचे। यहां से लाइट रे भाई साहब ऐसे आएगी, तुमको पता ही है। लाइट रे अगर बच्चे यहां से आई ऐसे करके तो एक ग्रेस करती हुई जाएगी, इसके बाद तो TIR हो जाएगा। दोनों साइड से होगा, एक साइड से थोड़ी होगा, इधर भी हो रहा होगा, इधर भी ग्रेस करेगी, तो एक पूरा ना एक ऐसा कोनिकल रीजन बन जाता है मेरे बच्चों। क्या बन जाता है? कोनिकल रीजन बन जाता है। इतने हिस्से के अंदर ही लाइट बाहर बाहर की तरफ निकलती हुई आएगी, बाकी सारी लाइट अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी इन 90 डिग्री के बाद, क्योंकि TIR होने लगेगा भाई। 90 डिग्री के बाद इधर TIR होने लगेगा तो सारी लाइट अंदर ही रहेगी, तो लाइट इतने हिस्सों में ही बाहर आएगी 3D व्यू में, इधर भी उधर भी, तो एक कोन जैसी शेप बन जाती है। अब तुम मुझे बताओ, एंगल वाइज समझा के बताओ, एंगल वाइज समझा के बताओ यार क्या होना चाहिए? अगर ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ किया था मैंने, तो दिस एंगल शुड बी IC, क्योंकि 90 डिग्री बन गया ना रिफ्रैक्शन का, तो ये एंगल भी IC। इसका रेडियस मान लो छोटू r, ये इसका पूरे सर्कुलर रेडियस का रेडियस मान लिया मैंने। इसकी हाइट मान लो, अभी इसको वैल्यू डाल दूंगा मैं, हाइट को h मान लो फिलहाल, ये हाइट h मान लो यहाँ पर, ये एंगल IC हो जाएगा। ये वाला IC है तो ये भी IC हो जाएगा, है ना? Z टाइप का बन रहा है, देख रहे हो, ये IC होगा तो ये वाला IC हो जाएगा। इसके आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आगे TIR हो जाएगा। इतने सर्कुलर हिस्से में लाइट बाहर आएगी, इतने हिस्से में लाइट इमर्ज करके बाहर आएगी। अब मुझे वो कह रहा है वो एरिया कितना होगा, मतलब मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा बताना? एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, जो सर्कल वाला है, तो सर ये πr² होगा। मैंने कहा हाँ πr² होगा, क्या है, सर्कल जैसा ही तो है, कौन के सर्कल जैसा ही तो है, तो रेडियस सही है सर। अब मुझे अब रेडियस कैसे निकाल सकता हूं? निकाल लूंगा भाई, ट्राइंगल का नाम दे दे ABC, ये ट्राइंगल, ये वाला ABC ट्राइंगल मान लो, है ना? 90 डिग्री का एंगल ये हो गया। ये बताना जरा मुझे, इसके अंदर अगर मैं tan IC निकाल लूं, tan की वैल्यू निकाल लूं, tan थीटा की वैल्यू निकाल लूं, लेट से tan की वैल्यू निकाल लो, तो बताइए जरा क्या आएगा tan की वैल्यू? tan IC, या एक काम कर लो, पहले sin की वैल्यू निकाल लो,
साइन की निकालो, साइन आई सी। साइन आई सी सबको पता है म्यू, 1/म्यू होता है। हाँ जी सर, 1/म्यू होता है। अच्छा बताना, अगर मैंने साइन निकाल लिया तो मैं कॉस निकाल सकता हूँ? हाँ सर, कॉस भी निकाल सकता हूँ, कॉस भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि म्यू के टर्म में निकाल रहा हूँ। √1 माइनस का साइन स्क्वायर आई सी निकाल सकते हो सर। मैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री है। 1/में इसकी जगह क्या लिख दूं? 1/में म्यू का होल स्क्वायर हो सकता है। अंडर रूट कितने का आपको पता है? 1 माइनस का 1/म्यू स्क्वायर। हाँ, अब इसको अगर आप ढंग से लिखना चाहते हो तो अंडर रूट क्या लिख सकते हो इसको बताओ? म्यू स्क्वायर माइनस 1 में म्यू स्क्वायर, यानी यू मे राइट लाइक दिस, म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू। अच्छा बताओ, इसी हिसाब से बताना 10 IC कितना निकल जाएगा? 10 IC, तो सर ये होता है साइन IC अपॉन में कॉस IC। अब साइन की वैल्यू कितनी सर? 1/म्यू। कॉस की वैल्यू कितनी अभी निकाला मैंने यहाँ? √म्यू स्क्वायर माइनस 1 में म्यू। म्यू से म्यू उड़ा दो, बता दो 10 IC की वैल्यू कितनी आ गई? 10 IC की वैल्यू कितनी आ गई? तुम्हें पता ही नहीं, ये कट के पिट के ऊपर चला जाएगा तो 1 में, ठीक है, क्योंकि ये काट के ऊपर जाएगा ये 1 में म्यू, रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1। अरे और भी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते थे भाई, मैं थोड़ा समझा के आसानी से करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, और कोई बात नहीं। 10 IC निकाल लिया। अच्छा बताओ 10 का फॉर्मूला अगर इस ट्राइंगल में निकालना चाहूं तो सबको पता है सर 10 IC आप कह सकते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी आर। बेस कितने का भाई? ये h, तो r/h ही तो tan थीटा होगा। हाँ जी सर, तो 10 IC की जगह क्या लिख दूं? तो 1 में म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू r/h। तो बोलो भाई r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर r की वैल्यू आ गई आपकी h में √म्यू स्क्वायर माइनस 1। r की वैल्यू आ गई h में म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या कर सकता हूं मैं? इस r की वैल्यू को यहां प्लॉट कर सकता हूं। यहां प्लॉट करूंगा तो बता मेरे को एरिया कितना मिलेगा? तो सर पाई का पाई रख लो, यहां पे इसके स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू स्क्वायर माइनस 1। सही बात है क्या? बिल्कुल सर। ये आप क्या कर सकते हो? ये एरिया निकाल दिया मैंने यहां पर। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता है, तुम बताओ मुझे क्या क्या पता है। तो तुम कहोगे सर मुझे हाइट पता है। हाँ हाइट पता है भाई। हाइट कितना पता है बताओ? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ क्या म्यू पता है मेरे को? हाँ जी सर म्यू पता है, 4/3। तो यहां पर 4/3 इसको रख दोगे, एरिया निकल कर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। कंसेप्ट कैसे निकाला मैंने यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए आपको। ठीक है, और भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके मैं निकाल सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बना बनू के। आप इसको देख लो, ये भी सिंपल तरीका है। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं। अब आ जाओ फटाफट आगे, है ना। ये वाला भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इस सवालों को किससे करने लगते हैं पता है? वही इनवर्स में फंसते हैं, इनवर्स में। बट मैं आपको बता रहा हूं बिना इनवर्स से करके दिखा रहा हूं आपको, बिना इनवर्स करके दिखा रहा हूं। सब लोग इसमें फंस जाएंगे साइन के ट्रिग्नोमेट्री में, सर क्या लूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है, इनवर्स में आ गया। अरे भाई रुको थमो, बिना उसके भी सॉल्व करा सकता हूं, इसको देख लेना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि 3 लाइट रेज है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, इंसिडेंट हो रहा है इस पीक्यू के ऊपर, नॉर्मली गिर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड ग्रीन ब्लू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का 1.27, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का 1.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू का 1.49। ठीक है, ये दिया हुआ है। ट्रेस करो पाथ, इस पाथ को ट्रेस करो। अच्छा पाथ को ट्रेस करूं, पाथ कैसे ट्रेस करूं सर? पाथ ट्रेस करने का मतलब होता है हमारा कि भाई TIR करेगा, ग्रेज करेगा, क्या करेगा, है ना, रिफ्रेक्ट करेगा, क्या करेगा, ये पता लगा। ये सारे काम जब भी कर पाओगे जब आपको क्या पता हो भाई साहब, इसका जब तक तुम्हें क्या ना पता हो, बताओ, क्रिटिकल एंगल ना पता हो तब तक दिक्कत रहेगी। क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बाद ही मैं सारे काम कर सकता हूं। अच्छा मैं कैसे करूंगा, ये सब चीजें कैसे निकालने वाला हूं, उस तरीके को आप देखते जाइएगा, ध्यान से देखना। ये एंगल देख सकते हो, यहां पर ये लाइट गिर रही है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री के एंगल होते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म पड़ा है हमारे पास। ओके सर, अब मैं कहता हूं कि अगर मेरे को TIR कराना है ना, किसी का TIR कराना है, तो 4 TIR समझना, 4 TIR क्या होना चाहिए? तो सर IC छोटा होना चाहिए, है ना, या ऐसे कह लेता हूं ना,
आई बड़ा होना चाहिए आईसी से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात। अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री ले लो, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री ले लो, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री साइन ले लो। टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड। सुनना अच्छे समझना भाई, साइन आई ग्रेटर देन साइन आई सी, तभी जाके बात बनेगी। इनका बिल्कुल बात बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन यहां पर आई है, यहां पर साइन आई सी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, तो 1/म्यू लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ म्यू, बिल्कुल म्यू लिख सकते हो, यहां पर म्यू लिख सकते हो आराम से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले पे मैं यहां पर आईसी की वैल्यू निकाल चुका हूं, क्रिटिकल एंगल के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल चुका हूं। अब मुझे बस एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना पड़ेगा। तो चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करते हैं। कैसे पता करते हैं देखो जरा एक बार। मान लो इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, तो कोई सा भी ले लो। मैंने ये रेड वाला ले रहा हूं, यहां ले आया, यहां पर आके आप एक क्या ड्रॉ कर दो बच्चे, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल कितने डिग्री का बच्चे, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का बताओ, 45 डिग्री का। तो कोई बच्चा बताएगा ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो सर ये भी 45 डिग्री का। तो ये वाला कितने का होगा, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, ये वाला, तो ये कितने का होगा, 45 डिग्री का। समझ गए, 45 का। तो यानी कि आपका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पड़ रहा है वो तो 45 डिग्री का है। 1 में आपका क्या आ गया, म्यू आ गया। अब मुझे बताओ साइन 45 कितना होता है, तो सर 1/√2 ग्रेटर देन 1/म्यू। अब मैं क्या करता हूं इसका, अब इसको रेसिप्रोकल ले लो इसका ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। म्यू इधर ले आया, म्यू उसको इधर ले आया, ग्रेटर देन कितना बताओ, √2। अच्छा √2 का मतलब क्या होता है, 1.414, 1.414 ये है। अगर मैं कहता हूं कि तुमने टीआईआर कराना था, तो जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बड़े होंगे उसका टीआईआर हो जाएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बड़े होंगे उसका टीआईआर हो जाएगा। अब तुम बताओ इसमें से 1.414 से कौन बड़ा है, तो भाई 1.414 देखो ब्लू भी बड़ा है, 1.41 मान लो यार, 1.41 मान लो, 1.41 है तो ये देखो ये ब्लू बड़ा है, हाँ जी सर ब्लू बड़ा है। फिर ग्रीन, ग्रीन भी बड़ा है सर, 4.42 है, और रेड छोटा है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ बच्चे, तो जो बड़ा है उसका टीआईआर होगा, यानी किस किस का, ग्रीन का ब्लू का टीआईआर होगा, ग्रीन का ब्लू का टीआईआर हो जाएगा। तो कहां है ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ग्रीन को ग्रीन से ही बना देता हूं, ग्रीन का टीआईआर हो गया, नीचे आ गया। और कौन, ब्लू, ब्लू का भी टीआईआर होगा, ब्लू बना दे, इसको ब्लू से बना देते हैं, अच्छा लगेगा, इसको ब्लू से ही बना देते हैं, ब्लू, इसका भी टीआईआर होगा। लेकिन भाई साहब लाल का नहीं होगा, लाल जो है वो आपके यहां पर ऐसे क्या कर जाएगी, ये कर जाएगी रिफ्रैक्शन। तो यानी इसका भी टीआईआर हुआ, इसका भी टीआईआर हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, मतलब कैसे कैसे पता लगाया मैंने, देख लो दोबारा से। टीआईआर करने के लिए आई शुड बी ग्रेटर देन आईसी, आईसी में दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन आई साइन आई सी, साइन आई, ये साइन आईसी का फॉर्मूला होता है 1/म्यू, ये 1/म्यू। आई मैंने निकाल के दिखाया आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री निकाला, साइन 45 1/√2, ये इधर ले गया और इधर ले गया, है ना। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2, √2 मतलब 414, जो इससे ज्यादा होगा 414 से उसका क्या होगा, टीआईआर होगा। तो कौन है इससे ज्यादा, ये दोनों ज्यादा है भाई, ये दोनों वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इनका टीआईआर हो गया, इसका नहीं हो पाया, उसका रिफ्रैक्शन हो गया। सही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ फटाफट, है ना। अगला स्लाइड देख लो, ये जो है अगला स्लाइड देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है वो, कि ट्रांसपेरेंट रॉड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे इसकी, म्यू इक्वल्स टू 2/√3, 2/√3, और आपको क्या करना है, थीटा निकालना है, ये थीटा निकाल के दिखाना है, थीटा निकाल के दिखाना है। लाइट वाइट जा रही है ऐसे। एक काम करो बच्चे, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये एंगल कितने डिग्री का सर, तो 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने का सर, तो ये आईसी, कितने का, आईसी, क्रिटिकल एंगल। देखो लाइट यहीं से ग्रेज कर रही है, लाइट अगर यहां से ग्रेज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री का, ये आईसी का, तो क्रिटिकल एंगल है। यहां पे स्नेल लॉ लगा दो, इस जगह पे, इस जगह पे स्नेल लॉ लगा दो। कैसे लगाओगे, तो लाइट कहां से कहां जा रही है,
इससे इसके अंदर जा रही है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने का है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये दिस जो भी ग्लास से बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर साइन IC लिखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? एयर का। ऊपर बाहर तो एयर ही है, एयर का। और फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? साइन 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो मुझे बता दो बच्चों, ये वैल्यू म्यू जी कितना दे रखा है भाई? 2/√3। साइन IC नहीं पता, एयर का पता है सर। एयर का कितना पता है बच्चे? 1। साइन 90 1। बताओ साइन IC किसके बराबर आएगा? तो सर आएगा √3/2। यहां से IC की वैल्यू निकालता हूं, यहां पर साइन इनवर्स √3/2। बताओ साइन के अंदर √3/2 कब आता है? 60 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो IC की वैल्यू, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का आ गया, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का आ गया। IC जो आ गया तुम्हारा वो 60 डिग्री का आ गया। चलो सर ये 60 का आया, तो बताओ अगर मैंने ड्रॉ किया तो 90 का ये होगा, तो ये कितने का होगा मेरे बच्चे? तो ये सर ये 60 का, ये 90 का, तो ये 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बिल्कुल सही है सर, 30 डिग्री का है। अच्छा अब यहां पर ऐसा मत बोलना कि ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहां से लाइट थोड़ी रिफ्रैक्ट हो रही है, नॉर्मल से थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्शन लगेगा। फिर यहां पर स्नेल लॉ लगा दो, इस जगह पे आगे स्नेल लॉ लगा दो। कैसे लगा दो? एयर से जा रहे हो, एयर से साइन थीटा, फिर ग्लास के अंदर घुस रहे हो, ग्लास और साइन यहां पे 30 डिग्री, 30 डिग्री। यानी कि ये कितने का? 1 का। थीटा मेरे को नहीं पता, ये किसका पता है? मेरे को दे रखा था भाई, इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए मुझे, 2/√3। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। 2 से 2 उड़ा दो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और थीटा इक्वल्स टू आ गया साइन इनवर्स 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/√3। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें स्नेल लॉ लगाना आ जाता है। मैंने पूरी कोशिश करी है बच्चों क्या करने की, तो अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल लाने के लिए। तो ये जो आपका जो दी एंड दिख रहा है, ये दी एंड नहीं है। पार्ट 1 हमने करा था, पार्ट 2 ये है हमारे पास। इसके हिसाब से जो चीजें चल रही हैं इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और भी मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी, अभी तो खैर प्रैक्टिस करने का टाइम है ना, तो जल्दी में मैंने आपके लिए बना दिया है ताकि आप क्या कर सकते हो, जल्दी से प्रैक्टिस करके फटाफट अच्छे न्यूमेरिकल कर सकते हो।